हेलो गाइस, डी ब्लॉक मेटल सीरीज में आज हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और लेक्चर नंबर 6 का क्या था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में था। बट आज का जो लेक्चर होगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो 3D सीरीज में ही डिस्कस करेंगे। तो मान लो मेरे पास है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और ये 3D सीरीज में एक और है जो जिंक का भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसलिए आज का लेक्चर में हम ये दोनों एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और जिंक शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसलिए हम आज का लेक्चर में ये दोनों को कंसीडर नहीं कर रहे। तो हमारा पास है और क्या है ना, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, ये तीनों मेटल का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। क्रोमियम के बाद क्या आता है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ये 5 मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवरेबल। ठीक है, कैसे याद रखना है, ना ट्रिक क्या है, 3 टीबी चोर, तीनों टीबी चोर है। मतलब ये चोर अपने प्रोफेशन में बहुत मशहूर है। तो इसीलिए 3 के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टी का मतलब है टाइटेनियम, भी का मतलब है वैनाडियम और चोर का मतलब क्या है, क्रोमियम। तो टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम के लिए +3 स्टेबल, क्योंकि चोर ये टीबी चोर अपने अपने प्रोफेशन में बहुत मशहूर है। इसलिए ऐसे याद रखना 3 टीबी चोर मतलब टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है, +3, और बाकी 5 मेटल का +2 फेवरेबल। तो मतलब +2 वाला स्टेबल होगा। तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है, +2 स्टेट स्टेबल है। और जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2, स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3। नेक्स्ट पॉइंट, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कौन कौन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ना, टाइटेनियम का +3 स्टेबल, अभी भी मैंने बात किया है। टाइटेनियम का +3, वैनाडियम का +3, क्रोमियम का +3 और मैंगनीज का 2+, आयरन का 2+, कोबाल्ट का 2+, निकेल का 2+, कॉपर का 2+। बस ये याद रखना है। कैसे याद रखते हैं मैंने बता दिया। ये तीनों के लिए कैसे याद रखेंगे ना, तीनों के लिए याद रखेंगे 3 टीबी चोर और बाकी 5 के लिए +2 स्टेबल होगा। ये तीनों का याद हो जाएगा तो रेस्ट वाला के लिए कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा ना, +2 स्टेबल होगा। यहाँ पे एक बात, तो मैंगनीज +2 स्टेबल, ऐसा क्यों है? मैंगनीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है ना? अगर हम मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैंगनीज होता है 3d5:2, तो मतलब मैंगनीज 2+ में क्या है, 3d5 है, जो एक हाफ फील्ड होगा। और हम ये भी जानते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, तो हम ये बोल पाएंगे मैंगनीज 2+ is stable because of its half field electronic configuration। मैंगनीज 2+ is stable because of its half field d5। एक पॉइंट हो गया। अगर मैंगनीज का +2 स्टेबल है, मान लो मैं बता रहा हूं मैंगनीज 3+, तो मैंगनीज 3+ क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि मैंगनीज का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है, कौन सा वाला स्टेट ना, मैंगनीज का +2 स्टेबल है। तो मैंगनीज 3+ क्या है, अनस्टेबल। तो मैंगनीज 3+ इजीली कन्वर्ट हो जाएगा मैंगनीज 2+ को, ठीक बोला मैंने, एस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज स्टेबल बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड d5। अगर मेरे पास एक मैंगनीज 3+ है
तो ये अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है, अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो +3 वाला एक कौन सा वाला एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ये बोल पाएंगे मैंगनीज 3+ इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पॉइंट मैंने बताया, यहाँ पे ये पॉइंट बताया, मैंगनीज 3+ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंगनीज 3+ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे क्यों है ना, मैंगनीज का 2+ स्टेबल है, अगर मेरे पास मैंगनीज 3+ होता है तो ये 3+ आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा 2+ को। अगर ये आसानी से 2+ को कन्वर्ट हो रहा है तो खुद हो रहा है रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो मैंगनीज 3+ कौन सा वाला एजेंट, ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं कोबाल्ट 3+ के बारे में बताऊंगा, कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है ना, कोबाल्ट का 2+ स्टेबल है, यहाँ पे लिखा है ना कोबाल्ट का 2+ स्टेबल, तो ये भी खुद रिड्यूस हो जाएगा। कोबाल्ट 3+ कोबाल्ट 2+ को इजीली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट 2+ ही स्टेबल है। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब ये भी हुआ, तो कोबाल्ट 3+ इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लो यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन में कौन सा वाला आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वाला आयन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्वेश्चन बता दिया। तो कोबाल्ट 3+ and manganese 3+ behaves as a strong oxidizing agent because they have stable +2 oxidation state. As they have stable +2 oxidation state, they are easily reduced to +2 state from +3 state. Hence, they acts as a oxidizing agent. अभी यहाँ पे ये बात करेंगे, अगर टिटानियम, वानाडियम, क्रोमियम का +3 स्टेट स्टेबल है, अगर मेरे पास कहाँ पे भी वानाडियम 2+ होगा, मान लो मेरे पास वानाडियम 2+ है, मेरे पास वानाडियम 2+ है, तो क्या वानाडियम का +2 स्टेबल है, नहीं, वानाडियम का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है, +3। अगर ये अनस्टेबल है तो ये स्टेबल स्टेट को जाएगा, स्टेबल स्टेट मतलब +3 वाला स्टेट, तो वानाडियम का 3+ स्टेबल, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, तो +2 वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमको ये समझ में ये आ गया, +3 वाला क्या होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +2 वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि टिटानियम, वानाडियम, क्रोमियम ये तीनों का +3 स्टेबल है। अगर मेरे पास कहां पे भी क्वेश्चन में दिया है वानाडियम 2+ कौन सा वाला एजेंट होगा, वानाडियम 2+ कौन सा वाला एजेंट होगा ना, वानाडियम का कौन सा वाला एक्चुअली स्टेबल है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ना, वानाडियम का 3+ स्टेबल है। अगर तुम्हारे पास वानाडियम 2+ है तो इसे अपने आप +3 को चला जाएगा, तो मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। अगर ये ऑक्सीडाइज हो पा रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, तो ये रिड्यूसर है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सेम सिचुएशन होगा टिटानियम 2+ का, सेम सिचुएशन भी होगा क्रोमियम 2+ का। तो हमको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया ना, 2+ वाला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर टिटानियम 2+ दिया हुआ है, वानाडियम 2+ दिया हुआ है या क्रोमियम 2+ दिया है, ये तीनों के तीनों कौन सा वाला एजेंट, दे एक्ट एज ए, these are the strong reducing agent, क्योंकि ये तीनों का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, +3। अगर ये +3 वाला स्टेबल, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेंगे ना, रिड्यूस करेंगे, तो ये बेटर रिड्यूसर है। अगर हमको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में हमको ये पूछा जाता है, तो ये याद रखना 3+ वाला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2+ वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, इनमें से कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मैंगनीज 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस, आयरन 2 प्लस, वानाडियम 2 प्लस। इनमें से कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अभी भी मैंने बताया प्लस 3 वाला क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब मैंगनीज 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस कौन सा वाला एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। और ये 2 प्लस वाला क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन 2 प्लस, वानाडियम 2 प्लस भी क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी, इनमें से कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट? टिटानियम 2 प्लस, वानाडियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस, ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट? देखो टिटानियम, वानाडियम 2 क्रोमियम, अभी भी मैंने बताया टिटानियम, वानाडियम, क्रोमियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बट आपको क्या याद रखना है ना, इनमें से कौन सा वाला मेटल का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, व्हिच कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ये क्वेश्चन नंबर 3 आज का लेक्चर में। ऑप्शन दे रहा है टिटानियम 2 प्लस, वानाडियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस, मैंगनीज 2 प्लस। इनमें से कौन सा वाला मेटल, कौन सा वाला आयन डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा? एक्चुअली थीम क्या है, अगर मेरे पास वानाडियम 2 प्लस है, एसिड मीडियम मतलब H+, ये कौन सा वाला एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो वानाडियम 3 प्लस इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H+ से कौन सा गैस लिबरेट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा वाला 2 प्लस डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है ना, जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट ना, मैंने यहाँ पे बताया था टिटानियम 2 प्लस, वानाडियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तीनों होगा। क्या मैंगनीज 2 प्लस होगा? नहीं। मैंगनीज का क्या ये वाला स्टेट पॉसिबल होगा? मैंने अगर ऐसे इक्वेशन लिखूंगा मैंगनीज 2 प्लस H+, मैंगनीज 3 प्लस H2, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? तुम बताओगे नहीं, क्योंकि मैंगनीज का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है? 2 प्लस वाला स्टेबल है। अगर मैंगनीज 2 प्लस में तो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है, तो ये अनस्टेबल नहीं जाएगा। वानाडियम क्यों ऐसे हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ना, वानाडियम का +2 स्टेबल नहीं है, कौन सा वाला स्टेबल है? +3, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन फेवरेबल। बट मैंगनीज 2 प्लस है, मैंगनीज 3 प्लस का ऑक्सीडेशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल? मैंगनीज 2 प्लस। एसिडिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल? वानाडियम 3 प्लस। इसलिए टिटानियम 2 प्लस, वानाडियम 2 प्लस एंड क्रोमियम 2 प्लस can liberate hydrogen gas from dilute acid because they acts as a reducing agent. अगर क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, वाटर कैन ऑक्सीडाइज, वाटर किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? टिटानियम 2 प्लस, वानाडियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस, मैंगनीज 2 प्लस। वाटर किसको ऑक्सीडाइज करेगा? तो वाटर जिसको ऑक्सीडाइज करेगा वो कौन सा वाला एजेंट होगा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि वाटर बता रहा है वाटर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो कौन सा वाला एजेंट है? रिड्यूसिंग। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले क्या करेगा? रिड्यूस। क्योंकि मान लो ये ए वाला एक स्पीसीज है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, देखो एक स्पीसीज है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाता है वाटर ऑक्सीडाइजेस ए, तो वाटर कौन सा वाला एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ए कौन सा वाला एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन सा वाला एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमको चूज करना है इनमें से कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अभी अभी मैंने बताया टिटानियम 2 प्लस, वानाडियम 2 प्लस एंड क्रोमियम 2 प्लस। क्योंकि मैंगनीज 2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है,
क्योंकि manganese 2 प्लस ऑलरेडी कौन सा स्टेट में, ऑलरेडी कौन सा स्टेट में, स्टेबल स्टेट में। तो ये चार क्वेश्चन, कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। manganese 3 plus acts as oxidizing agent, chromium 2 plus acts as reducing agent, cobalt 3 plus acts as reducing agent, cobalt 2 plus stable in aqueous medium। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। manganese 3 plus X रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी करेक्ट बताया था मैंने। क्रोमियम 2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी बताया था, ये भी होता है करेक्ट। कोबाल्ट 3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि manganese 3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस, ये कोबाल्ट manganese का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है, +2 वाला, तो आसानी से ये रिड्यूस हो जाएंगे। क्रोमियम का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है, +3, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कोबाल्ट 2 प्लस स्टेबल इन एक्वस मीडियम, ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे भी ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट दे देगा, इनमें से कौन सा वाला सही है आपको बताना है। बस ये चीज याद रखना है, ट्रिक मैंने बताया था 3 टेम्परेचर, बस ये तीनों मेटल का +3 स्टेबल है, बाकी जो मेटल है वहां पे +2 स्टेबल है। पर आज का लेक्चर में हम 2 मेटल को कंसीडर नहीं कर रहे, वो क्या है, स्कैंडियम, इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो नेक्स्ट यहां पे डिस्कशन करेंगे कॉपर के बारे में। अगर कॉपर का हम कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये 3d10 4s1 होता है कॉन्फिगरेशन। अगर कॉपर +1 हम लिखेंगे तो 3d10 4s0, जो कि एक फुलफिल, तो मतलब ये समझ में आ गया, कॉपर प्लस इज स्टेबल ड्यू टू फुलफिल 3d10। कॉपर प्लस के पास एक फुलफिल डी सबसेल है, इसीलिए कॉपर प्लस क्या होगा, स्टेबल। हम ये जानते हैं कोई भी एक स्पीसीज का अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है तो वो स्पीसीज क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो कॉपर प्लस भी स्टेबल, कॉपर प्लस स्टेबल क्योंकि इसके पास D10 होता है। अगर यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा जाएगा, व्हिच फॉर्म्स स्टेबल, व्हिच फॉर्म स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लो दे दिया manganese, अगर दे दिया कॉपर, स्कैंडियम, जी, इनमें से कौन +1, कौन सा मेटल का +1 स्टेबल है, तो आंसर कौन होगा, ना कॉपर। ठीक है, बट यहां पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी, कॉपर प्लस अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर पानी में कॉपर प्लस अनस्टेबल हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ये पॉइंट नोट कर लेना। एक्चुअली कॉपर प्लस तो स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास D10 है। अगर हम पानी के बारे में बात करेंगे, कॉपर प्लस अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में कौन स्टेबल है, ना कॉपर 2 प्लस स्टेबल है। ऐसा क्यों, ना कॉपर प्लस in aqueous solution undergoes disproportionation, कॉपर प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये पॉइंट नोट कर लेना, कॉपर प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन डिस्प्रोपोर्शनेट्स। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेट्स, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कॉपर के पास, यहाँ पे 2 कॉपर बैलेंस कर लेते हैं, 2 कॉपर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे देखो 2 प्लस, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। वही कॉपर +1 से 0 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अगर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है,
ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। एक्वेस मीडियम में कॉपर प्लस डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कॉपर 2+ का ज्यादा होगा कॉपर प्लस से। अगर कॉपर 2+ के चारों तरफ पानी आ जाएंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो जाएंगे, और कॉपर प्लस के चारों तरफ भी वाटर सराउंड हो जाएंगे, ज्यादा वाटर कहां पे सराउंड होंगे ना, कॉपर 2+ से। इसीलिए हम ये बोलते हैं कॉपर 2+ का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, क्योंकि कॉपर 2+ हैज मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देन कॉपर प्लस। क्या मैंने बोला ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, ये एक एक्सोथर्मिक होता है। तो कॉपर 2+ का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मोर देन कॉपर +1। तो यहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जो भरपाई कर लेगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को। समझ में नहीं आ रहा है, देखो क्या बता रहा हूं मैं। मेरे पास कॉपर प्लस था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो कॉपर +2 बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कॉपर से कॉपर प्लस आया होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और कॉपर प्लस से कॉपर डबल प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, मान लो 100 एनर्जी चाहिए, मान लो, ये एक्चुअली डाटा नहीं है, मान लो 100 एनर्जी चाहिए। कॉपर 2+ एक्वेस मीडियम में अगर कॉपर 2+ का चारों तरफ वाटर आ जाएंगे, मान लो 1200 एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। कॉपर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए मान लो 100 एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, और अगर कॉपर 2+ फॉर्मेशन हो गया, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए, उसके बाद कितने एनर्जी रिलीज हो रहा है, 1200 एनर्जी मान लो रिलीज हो रहा है, तो फायदा कितना का हुआ, 1100। तो 1100 का यहाँ पे फायदा हुआ। तो इसीलिए ये जो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, दिस कैन कॉम्पेंसेट द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। कॉपर 2+ का हाइड्रेशन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो जाएगा, वो वहां पे भरपाई हो जाएगा, कौन सा वाला ना, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम ये बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कॉम्पेंसेट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए कॉपर 2+ स्टेबल है। कॉपर 2+ एक्वेस मीडियम में स्टेबल, एक्वेस मीडियम में पानी के साथ कॉपर 2+ स्टेबल, नॉन इन जनरल कौन सा वाला स्टेबल, कॉपर प्लस स्टेबल। कॉपर प्लस स्टेबल क्यों है ना, इसके पास एक फुलफिल D10 है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉपर 2+ स्टेबल, फिर बता देता हूं कॉपर 2+ स्टेबल इन एक्वेस मीडियम क्यों ना, कॉपर प्लस एक्वेस मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है +2 को, वही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का रिडक्शन हो रहा है 0 स्टेट को, तो मतलब एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बात करेंगे कॉपर 2+ कॉपर प्लस की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब कॉपर 2+ चारों तरफ वाटर आ जाएंगे, कॉपर प्लस के भी चारों तरफ वाटर आ जाएंगे। अभी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये जो हाइड्रेटेड हो गया, उसके बाद एनर्जी रिलीज होगा, किसका हाइड्रेशन ज्यादा है ना, कॉपर 2+ का, ठीक है। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, देखो अगर कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो कॉपर 2+, ये इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, मान लो 100 चाहिए। अगर कॉपर 2+ के चारों तरफ वाटर आ जाएंगे तो 1200 एनर्जी रिलीज हो गया, तो वहां पे रिलीज हुआ, फायदा ये हो गया, ये भरपाई हो जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, मान लो तुम एक बुक तुमको खरीदना है जिसका कॉस्ट है मान लो 600 रुपीज, तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो तुमको ये बुक चाहिए। एक आदमी ने तुमको उधार दिया, उधार लेके आया, मान लो सॉरी तुम्हारा एक मंथ का सैलरी आ गया, मान लो एक मंथ का सैलरी आ गया 10,000, तो जिसके पास ये तुमने उधार लिए थे उसके ये 10,000 से 600 दे पाओगे ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 100 चाहिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। चलो ये सराउंडिंग से 100 उधार लेके आ गया कॉपर प्लस।
अभी कॉपर 2+ के साथ वाटर आ जाएंगे तो 1200 एनर्जी रिलीज होगा, मतलब ये सैलरी मिल गया है इसको। और सैलरी मिल जाने के बाद जो उधार लाया था सराउंडिंग से वो चुकता कर लेगा। तो ये थीम है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2+ कॉम्पेंसेट द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसीलिए कॉपर 2+ एक्वस मीडियम में स्टेबल है। तो अभी हमको पहले पॉइंट में हम बताए थे कॉपर +1 स्टेबल है, सेकेंड पॉइंट में फिर बता दिया कॉपर 2+ स्टेबल है। कॉपर 2+ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, बट अगर कॉपर 2+ के साथ कोई भी एक रिड्यूसिंग लिगैंड हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा, अभी कॉपर 2+ स्टेबल नहीं होगा। बार बार मैं चेंज कर रहा हूं बात, और जो बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। कॉपर प्लस स्टेबल, ठीक है, पानी में स्टेबल नहीं है, पानी में कॉपर 2+ स्टेबल है, ये भी ठीक है। चलो अभी मान लेते हैं कॉपर 2+ स्टेबल, वो भी अनस्टेबल है, किसके साथ? एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। अगर कॉपर 2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आ जाएगा तो ये कॉपर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे I2, क्योंकि एक I- एक बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडाइड एक बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, so it reduces copper 2+ copper 2+ to copper plus, and खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है I2 को। यहां पे क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है? पहला CuF2, सेकेंड CuCl2, थर्ड CuBr2, CuI2। CuI2 की अगर बात करेंगे, यहाँ पे कॉपर 2+ है, I- है। अगर कॉपर 2+ है I- है तो क्या होगा? एक I2 होगा, और कॉपर प्लस मतलब क्या है? कॉपर प्लस का I- अगर होगा तो Cui, बट Cui ऐसे नहीं रहता है, Cu2I2। समझ में आ गया? फिर बता देता हूं, क्वेश्चन दे रहा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन हालाइड एग्जिस्ट नहीं करता है? तो कॉपर 2 आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन क्या है ना? यहां पे मैंने पता किया कॉपर 2+ का I- है, तो अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा वहां पे कॉपर 2+ स्टेबल नहीं होगा। अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा कॉपर 2+ स्टेबल नहीं होगा। रीजन क्या है मैंने अभी बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर 2+ को रिड्यूस कर लेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो I- से हो गया I2, ये कॉपर +1 के साथ एक I- कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा Cui, बट एक्चुअली क्या होता है ना, डाइमेरिक फॉर्म में रहता है Cu2I2, मतलब दुनिया में Cu2I2 नहीं है, तो ये टूट जाएगा तो क्या होगा ना, Cu2I2 एंड I2, ठीक है, समझ में आ गया? कॉपर 2+ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी स्टेबल नहीं है। यहां पे एक और क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉपर सल्फेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर सल्फेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन में क्या मिलेगा? तो वैसे पहले क्या करते हैं ना, KSO4 को एक बना देते हैं, K2SO4, Cu2 ये लिख देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो Cu2 हम नहीं लिखेंगे, Cu2 के प्लेस में क्या लिखेंगे ना, Cu2I2 एंड I2। तो आंसर क्या क्या होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? K2SO4 Cu2I2 एंड I2, ये होगा आंसर। क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, कॉपर सल्फेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड में क्या मिलेगा? तो हमारा आंसर क्या होगा, K2SO4 तो होता है, बट वैसे यहाँ पे Cu2 लिख देते हैं, बट दुनिया में Cu2 नहीं है। Cu2 क्या बन जाता है ना, Cu2I2 एंड I2, तो इसके प्लेस में ये लिखेंगे हम, तो ये भी होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, तो हमको क्या समझ में आ गया, यहाँ पे कॉपर प्लस स्टेबल, ठीक है, हाँ ठीक है, बट पानी में स्टेबल नहीं है। पानी में कौन स्टेबल है? कॉपर 2+, बट कॉपर 2+ स्टेबल है, हाँ स्टेबल है, बट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ वो स्टेबल नहीं है। ये बस ये याद रखना, 3 लाइन।
अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर सल्फेट के साथ KCl में क्या मिलेगा, ऑप्शन दे दिया KCuCl4, K2CuCl4, C K3CuCl4, नो। कॉपर सल्फेट के साथ KCl का रिएक्शन में क्या मिलेगा? तो हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है, पहले तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ है, बट हमको पता करना है कॉपर +1 ऐसे रहेगा या +1 को रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कॉपर सल्फेट KCl के साथ जो KCl का रिएक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे कॉपर 2+ रहेगा या कॉपर +1 आएगा, क्योंकि हमारा मुद्दा यहाँ पे दो स्टेट के बीच है, एक कॉपर प्लस एक कॉपर 2+। कॉपर प्लस स्टेबल, हाँ स्टेबल, बट वाटर में कॉपर 2+ स्टेबल, बट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कॉपर +1 स्टेबल, कॉपर 2+ स्टेबल नहीं है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वहां पे कॉपर 2+ स्टेबल नहीं होगा। तो पहले पता करते हैं यहाँ पे K प्लस Cl माइनस, याद रखना Cl- स्टेबलाइजेस लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl- किसको स्टेबलाइज करेगा, Cu- किसको स्टेबलाइज करेगा ना, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो कॉपर प्लस कॉपर 2+ में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, कॉपर प्लस, वो फेवरेबल कॉपर प्लस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे कॉपर +1 में होगा, तो कौन सा वाला आंसर, सी। चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +1 स्टेट में कॉपर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बट ये क्वेश्चन घुमा देगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट के साथ Ki, वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट था। कॉपर 2+ किसके साथ स्टेबल है, किसके साथ स्टेबल नहीं है, तो ये वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला हाइलाइट कॉपर का है, कौन सा वाला नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये हमारा कंप्लीट हुआ कॉपर के साथ। अभी हम बात करेंगे मैंगनीज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। पहले इन एसिडिक मीडियम, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इसका हम बात कर रहे हैं मैंगनीज का। तो यहां पे एक बात, स्टेबिलिटी ऑर्डर, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर इन एक्वस मीडियम, सॉरी इन एसिडिक मीडियम, सबसे ज्यादा स्टेबल है +2, उससे कम होगा +3, उससे कम होगा +4, उससे कम होगा +6, उससे कम होगा मैंगनीज +7। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मैंगनीज 2+, ठीक है। चलो, तो यहां पे देखो, अगर क्वेश्चन 10, एक्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4- MnO2, MnO4 डबल माइनस Mn2+, कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। हमेशा ये याद रखना, एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +2 सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मेरे पास +7 वाला है, अगर मेरे पास +7 वाला है एसिडिक मीडियम, ये तो अनस्टेबल, तो ये स्टेबल स्टेट को इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास मैंगनीज 4+ है एसिड मीडियम है, तो ये आसानी से मैंगनीज 2+ को कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास मैंगनीज +6 है, वो भी एसिडिक मीडियम में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा +2, क्योंकि एसिडिक मीडियम में मैंगनीज का +2 ही स्टेबल है। तो खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन,
तो सामने वाला को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ये सारे के सारे कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO4 माइनस में manganese +7 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। MnO2 में manganese 4+, ये भी ऑक्सीडाइजिंग। MnO4 डबल माइनस, यहाँ पे manganese +6, ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो manganese +7, manganese 4+, manganese 6+, ये सारे के सारे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में manganese का +2 स्टेबल है तो इजीली वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। तो दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, एसिडिक मीडियम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होता है, इन एसिडिक मीडियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इनमें से पूछेगा इनमें से सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, पावरफुल वाला Ma वाला, सबसे हाईएस्ट वाला होगा ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन एसिडिक मीडियम higher oxidation state is powerful oxidizing agent. In acidic medium higher oxidation state is powerful oxidizing agent. समझ में आ गया, चलो याद रखना एसिडिक मीडियम में कौन सा वाला स्टेबल है, +2 वाला, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे होगा हायर, सबसे ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। अभी बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगानीज इन बेसिक मीडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज इन बेसिक मीडियम में ट्रिक याद रखना, बिफोर मैन से पहले, बिफोर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर मैन मतलब मैंगानीज। यहाँ पे बी का मतलब क्या है ना, बेसिक मीडियम। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, बी का मतलब बेसिक, यहाँ पे 4 का मतलब क्या है ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल, +4 किसका, मैंगानीज का। मैंगानीज का बेसिक मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, +4। और +4 वाला कंपाउंड कौन है, MnO2। MnO2 में मैंगानीज कौन सा स्टेट में, +4 स्टेट में। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में स्टेबल कौन था, +2, और बेसिक मीडियम में स्टेबल कौन है, +4। तो ये याद हो गया। अगर हमको स्टेबिलिटी याद रखना होगा, स्टेबिलिटी और इन बेसिक मीडियम हमको याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो +4, 4 से हाफ क्या होगा, 2 होगा, तो इसके बाद +2 आएगा। 4 से -1 3, तो इसके बाद 3 आएगा, +3। 4 से +1 5, इसके बाद +5 होगा। 4 से 2 +6, तो यहाँ पे +6, और 4 + 3 +7, तो लास्ट में +7। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये था, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, +4, उससे कम +2। देखो एसिडिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल था, +2। अभी बेसिक मीडियम में कौन आ गया ज्यादा स्टेबल, +4। ये उल्टा हो गया। तो कैसे याद रखना है, बिफोर वाला याद रख लिया, उसके बाद 4 × हाफ में क्या होता है, 2 होता है, मतलब +2 स्टेबल। 4 में x सब्सट्रैक्ट कर लो तो 3 होगा, तो देन 3 आएगा। 4 + 1 5, तो 5 आएगा। 4 + 2 6 आएगा। 4 + 3 7, तो 7 आएगा। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमारा देखो बेसिक मीडियम में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, बट एसिडिक मीडियम में मैंने लिखा था ना एक पॉइंट, इन एसिडिक मीडियम
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ऐसे नहीं होता है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में ये +7 एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +7 का ऑक्सीडाइजिंग पावर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि +7 से कहां तो जाएगा +4, बट एसिडिक मीडियम में +7 से +2 तो जाता था ना, तो इसीलिए पावरफुल कौन था एसिडिक मीडियम में +7 वाला, बट यहाँ पे बेसिक मीडियम में वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका नहीं होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, इन बेसिक मीडियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हैज नो हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम ये बात करेंगे, मेरे पास आयरन 3+ कंपाउंड है, तो आयरन 3+ वाला कंपाउंड क्या होगा ना, आयरन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा आयरन 2+। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाला को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि आयरन 3+ वाला कंपाउंड क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये जो बोला समझ में आ गया, आयरन 3+ वाला कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि मैंने बोला था ना आयरन का कौन सा वाला स्टेबल है एसिडिक मीडियम में, +2। अगर आयरन का +2 स्टेबल है तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। अगर इजीली रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो आयरन 3+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। FeF3, FeCl3, FeBr3, FeI3, कौन पॉसिबल नहीं होगा, डी होगा आंसर। क्योंकि देखो आयरन 3+ है, इसके साथ I- एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, I- एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आयरन 3+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे, दोनों साथ में नहीं रहेंगे, इससे क्या मिल जाएगा, I2। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा आयरन 2+, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक फॉर्मूला में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट का रहना पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी नहीं रहते। तो इसीलिए FeI3 कभी भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। FeI3 में आयरन 3+ है जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ I- है जो एक, सॉरी उल्टा बोल दिया, आयरन 3+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ रहना उसका पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए FeI3 पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम P ब्लॉक और D ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिक बात करेंगे, तो P ब्लॉक एलिमेंट B वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हम पहले भी बता चुके हैं। D ब्लॉक एलिमेंट B वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे मान लो लेड एक P ब्लॉक में डाले तो लेड का 2+ पॉसिबल, लेड का 4+ पॉसिबल। तो एक मेटल लेड का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो P ब्लॉक मेटल भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, D ब्लॉक मेटल भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट P ब्लॉक मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज बिकॉज ऑफ इनॉट पेयर इफेक्ट। P ब्लॉक एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज बिकॉज ऑफ इनॉट पेयर इफेक्ट, बट D ब्लॉक मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके वजह से, जो हम लास्ट लेक्चर में इसके बारे में इसका रीजन मैंने बताया था। N-1d NS सब सेल का एनर्जी बहुत क्लोज है, N-1d इलेक्ट्रॉन के साथ साथ NS इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज हो जाते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लेड +2 लेड 4+ डिफरेंस क्या होगा 2। P ब्लॉक मेटल का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पे डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है,
बट डी ब्लॉक मेटल का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट manganese 2 प्लस, manganese 3 प्लस, manganese 4 प्लस, manganese प्लस 5 ऐसे, तो यहाँ पे डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 1 होगा। डी ब्लॉक मेटल का डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है एंड पी ब्लॉक मेटल का डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। और यहाँ पे टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ highest oxidation state increases, but इसका उल्टा टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे ग्रुप 14 का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन, लेड, ये ग्रुप 14 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। तो अगर ऊपर से नीचे जाएंगे +4 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। लेड का +2 स्टेबल, लेड का 4+ स्टेबल नहीं है। डी ब्लॉक में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज। और अगर डी ब्लॉक में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, मान लो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये ग्रुप का मैक्सिमम क्या है? +6। ऊपर से नीचे जाने से +6 का स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब इनमें से टंगस्टन का +6 सबसे ज्यादा स्टेबल। बट अगर हम +4 की बात करेंगे, लेड 4+ सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो ये डिफरेंस बिटवीन पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, क्रोमियम 3+, manganese 3+, टिटानियम 3+, वानाडियम 3+, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल इन एक्वस मीडियम? देखो अगर बात करेंगे क्रोमियम 3+, D3 है, क्रोमियम 3+ D3 है, तो D3 एक्वस मीडियम मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, वहां पे d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाएगा T2Gg। ठीक बोला मैंने। मान लो M वाटर 6 3+, ये मेटल आयन है ना, क्रोमियम 3+ होगा, इसके 6 वाटर होंगे, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा और ये होगा 1 2 3 एक वीक फिट। तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या है? T2G3 Eg0, तो T2G3 मतलब एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है? T2G3 हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड मतलब स्टेबल। देखते हैं किसका ज्यादा स्टेबल। और जानते हैं manganese 3+ तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि manganese का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है? manganese का +2, तो मतलब बी तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो पहले हमको पता चल गया, क्योंकि मैंने बताया था टिटानियम, वानाडियम, क्रोमियम का +3 स्टेबल, तो मतलब आंसर होगा ए सी डी में से। अभी सी डी को पता करते हैं। टिटानियम 3+, D2 वाला कॉन्फिगरेशन। अगर D2 बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे T2Gg वाला फंडा अप्लाई करेंगे, तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, टिटानियम 3+ D1। अगर वानाडियम 3+ में कितने d इलेक्ट्रॉन? 2 d इलेक्ट्रॉन, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पे T2G2 Eg0। अभी मेरे पास है T2G3 जो हाफ फील्ड है, T2G2 T2G1, इनमें से कौन मोर स्टेबल? T2G3 मोर स्टेबल,
क्योंकि T2G3 एक हाफ फील्ड है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन है क्रोमियम 3+ मोस्ट स्टेबल, क्योंकि मैंने बताया था टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम का +3 स्टेबल। अगर क्वेश्चन देगा इनमें से किसका +3 ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा आंसर होगा क्रोमियम 3+, क्योंकि क्रोमियम 3+ के पास में एक स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। T2G3 मतलब तो हाफ फील्ड ना, T2G में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा? 6 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे T2G3 है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोबाल्ट 2+ तो स्टेबल है इन एक्वेस मीडियम। एक्वेस मीडियम में कोबाल्ट 2+ स्टेबल होगा, हम ये जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है? +2 स्टेट, तो ये ठीक है। बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, अगर कोबाल्ट 2+ के साथ हम एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को ले आते हैं, कोबाल्ट 2+ के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को ले आते हैं, वो कोबाल्ट 3+ को कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। कोबाल्ट 2+ ऑक्सीडाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। कोबाल्ट 2+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में, यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ क्योंकि ऑक्सीडाइज एडिशन हुआ। कोबाल्ट 2+ के साथ अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लेके आऊंगा, तो कोबाल्ट 2+ ऑक्सीडाइज हो जाएगा कोबाल्ट 3+ को। ऐसे क्यों? अगर हम बात करेंगे कोबाल्ट 3+ एक B6 है, तो मेरे पास T2G इजी वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में से D इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे? देखो ये CFT का फंडा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऐसे हम भरते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या हुआ? T2G6 Eg0, जो कि एक फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। कोबाल्ट 3+ में कोबाल्ट 3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ क्या होगा? D6 T2G6 Eg0, तो फुलफिल्ड मतलब स्टेबल, तो इसीलिए कोबाल्ट 2+ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन सा लिगैंड के प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंस में कोबाल्ट 2+ आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि जो कोबाल्ट 3+ हुआ वहां पे फायदा क्या है ना? कोबाल्ट 3+ के पास जो D6 है, तो उसका अरेंजमेंट हमको क्या मिलता है ना? T2G6 Eg0, तो T2G6 वाला क्या है? एक फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो इसीलिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम 2+ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमको पता है। क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था। क्रोमियम का कौन सा वाला स्टेट स्टेबल है? 3+, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो खुद हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। तो क्रोमियम 2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी पता करना है क्रोमियम का ये +3 स्टेबल क्यों है ना? क्योंकि इसके पास क्या है ना? T2G3 Eg0। अभी मैंने बताया था क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? T2G3 Eg0, जो कि एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। क्रोमियम 3+ में एक स्टेबल T2G3 Eg0 हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है, इसीलिए क्रोमियम 2+ इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्रोमियम 2+ क्या है ना? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये था आज का स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।